हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सीरीज़ में। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 06, इसके पहले हम लोग ने 01 से 05 तक अपलोड किया है। और एचएससी बोर्ड वालों को बता दूं, हम लोग अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही ये लेक्चर चालू है, बट तुम्हारा 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, ठीक है। और सीबीएसई वालों के लिए ये तुम्हारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फाइन। तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में लास्ट टाइम हम लोग ने कैपेसिटर पूरा कर लिया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने कैपेसिटी कैलकुलेट किया, कैसे डिराइव करके हम फार्मूला निकालते हैं वो पूरा है वीडियो में। फिर हम लोग ने उसका कॉम्बिनेशन देखा कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स लगाया, हमने सीरीज़ में लगाया तो क्या होता है कैपेसिटी, पैरेलल में लगाया तो कैपेसिटी क्या होता है। और हम लोग ने देखा कि एक पैरेलल प्लेट कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर मैंने बनाया तो कितनी एनर्जी वो स्टोर कर सकता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में रिवाइज़ करा देता हूँ। देखो, मैं तुम लोगों के लिए बड़ा बोर्ड लेके आया हूँ, तो काफ़ी कुछ कंटेंट अब हम लोग लिख सकते हैं इस पर। रिवीजन क्या है, देखो पिछले लेक्चर से रिवीजन ये है कि हम लोग ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा जिसकी कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बट इन जनरल जो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता था वो होता था चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट। क्यू बाई वी ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है। और कैपेसिटी का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है क्यू अपॉन डेल्टा वी, जो हम लोग यूज़ करके ये डिराइव करते हैं। तो यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि कैपेसिटी डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट्स पे एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम लोग लगाते हैं तो नेट कैपेसिटी आती है 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 अप टू, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है तो 1/cn, ठीक है। और दो कैपेसिटर्स के लिए हमको मालूम है, जैसे दो रेजिस्टर्स के लिए फॉर्मूला होता है वैसे ही दो कैपेसिटर्स के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C विल बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। जैसे रेजिस्टेंस में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है ना पैरेलल में, वैसे यहाँ सीरीज़ में हो जाएगा। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने क्या देखा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने देखा था कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हैं तो उनका नेट कैपेसिटी ऐड हो जाता है। तो अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो n नंबर ऑफ कैपेसिटी, अच्छा यहाँ पे भी n नंबर ऑफ फॉर n इक्वल कैपेसिटर्स ऐसा लगाया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या आती थी, C/n, अगर तुमको याद हो। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में किया है, तो प्रीवियस वीडियो देख के आओगे तो आज का लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ अगर n कैपेसिटर्स हैं, फॉर n इक्वल कैपेसिटर्स, इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी होती है n टाइम्स c, ठीक है। एक लास्ट चीज़ और, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी कितनी स्टोर करता है कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड हमने निकाली थी u इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। मतलब अगर कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज है q² और उसका कैपेसिटी है c, सॉरी चार्ज है q और उसका कैपेसिटी है c, तो q² बाई 2c एनर्जी स्टोर करता है। ऑल्सो दिस एनर्जी वॉज हाफ q इंटू वी, ठीक है। ये भी था ना फॉर्मूला, हाफ q इंटू वी। और सब्स्टिट्यूशन करके और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बट बेसिक ये हमने कुछ फॉर्म्स देखे थे कि q² बाई 2c हाफ q वी, ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के एनर्जी स्टोर्ड का, ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में कैपेसिटर पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको कुछ मटेरियल्स पढ़ने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मटेरियल्स का बात करने जा रहा हूँ, तो अब यहाँ से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ये रिवीजन पार्ट था पिछले लेक्चर का, पिछला लेक्चर देख लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस बारे में मैंने बात की यहाँ पे। वहाँ पे मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में सब कुछ बता दिया है, जितना भी कुछ चीज़ें थी वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। बट एक पर्टिकुलर कंडीशन में, वो कंडीशन था कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर होता है या कुछ भी नहीं होता है, विदाउट डाइइलेक्ट्रिक। तो आज हम लोग वही दूसरा पार्ट करने आए हैं कि जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं मटेरियल, तो क्या सिचुएशन आता है, ठीक है। तो पहले मटेरियल्स देखते हैं। हमको मालूम है कि मटेरियल्स का दो कैटेगरी है ना, बेसिक वास्ट कैटेगरी कौन कौन सा है। वास्ट कैटेगरी में अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करूँ या इलेक्ट्रिसिटी में बात करूँ, तो वास्ट कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स को हम लोग डिवाइड करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आई होप सबको मालूम होगा, ये सबने सुन रखा होगा। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में हम लोग मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, दो बड़ी कैटेगरीज हैं। बट आज का जो थर्ड कैटेगरी पढ़ना है हमको, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो आज हम लोग एक नई कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स देखेंगे या नया कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स देखेंगे, थर्ड वन, विच इज़ डाई इलेक्ट्रिक्स।
अभी सब लोग बोलो थर्ड वन सर सेमीकंडक्टर्स भी है, सेमीकंडक्टर्स भी है, बट हम लोग सेमीकंडक्टर्स का बात नहीं कर रहे हैं। चाहिए तो तुम यहाँ पे रख लो थर्ड वाला सेमीकंडक्टर्स, फोर्थ वाला डाइइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, अब तो बहुत जगह है बोर्ड पे। तो सेमीकंडक्टर्स और फोर्थ वाला जो अपना है डाइइलेक्ट्रिक्स। तो आज हमको ये वाला पढ़ना है डाइइलेक्ट्रिक्स, कि डाइइलेक्ट्रिक्स होता क्या है, डाइइलेक्ट्रिक्स का मीनिंग क्या है, डाइइलेक्ट्रिक्स कौन सा कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स है, वो वगैरह वगैरह। तो चलो स्टार्ट करते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स से। डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक क्या है? डाइइलेक्ट्रिक बेसिकली एक कैटेगरी ऑफ मटेरियल है जिसका बिहेवियर कुछ हद तक इंसुलेटर्स जैसा है और कुछ थोड़ा हद तक कंडक्टर्स जैसा है, या जैसे मैं बोलूँ सिंपल इंसुलेटर्स जैसा बिहेवियर है। बट ये इंसुलेटर्स के अगेंस्ट या इंसुलेटर्स के अलावा भी एक नया चीज़ करता है। व्हाट इज़ दैट? बेसिकली इट इज़ अ मटेरियल which does not allow current through it। मतलब करंट को अलाउ नहीं करता है। तो करंट कौन नहीं अलाउ करता है? इंसुलेटर्स करंट नहीं अलाउ करते हैं ना। तो ये थोड़ा प्रॉपर्टी इंसुलेटर्स जैसा है, बट इट अलाउज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ करता है थ्रू इट। तो ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो करंट के लिए इंसुलेटर्स जैसा बिहेवियर देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलाउंस देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकती है इसमें से, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ऐसे क्लास ऑफ मटेरियल को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। अब ये डाई इलेक्ट्रिक के कुछ टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं? डाई इलेक्ट्रिक्स are further divided into two types. One is polar dielectric, the other one is non-polar dielectric, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ऐसा है कि कोई कोई मटेरियल होता है या कोई कोई सब्सटेंस होता है जिसके मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं ना। तो वाटर ऐसा सब्सटेंस है जिसके मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, जैसे या मैं हाइड्रोजन वाटर पोलर हो गया। अगर मैं हाइड्रोजन लूँ तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पोलर नहीं होते हैं, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, राइट। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स लूँ तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। बट वाटर में ऐसा क्या स्पेशलिटी है? वाटर में स्पेशलिटी है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो चार्जेस रह जाते हैं, और जब भी चार्जेस आते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। या ऐसे बोल सकते हो कि एक मॉलिक्यूल बड़ा पार्ट कवर करता है और दो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो छोटे छोटे अलग अलग चार्जेस हैं। सो इट्स बेसिकली टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो वहाँ पे डाइपोल फॉर्मेशन हो जाता है। तो फिलहाल के लिए एग्जाम्पल में तुम रखना कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा नॉन पोलर में हाइड्रोजन गैस, या तुम हीलियम गैस ले सकते हो, हीलियम जैसा भी हीलियम गैस ले लो, फिर ठीक है हीलियम ले लो, फिर क्लोरीन ले लो, वगैरह वगैरह, ये सब नॉन पोलर हैं। तो अभी पोलर का स्पेशलिटी क्या है? देखो पोलर का स्पेशलिटी ये है कि अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है जो कि पोलर है, देखो इधर ये एक सब्सटेंस है जो कि पोलर है, तो इसका स्पेशलिटी कुछ ऐसा है, जैसे वाटर का मैं मॉलिक्यूल यहाँ बनाऊँ, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, राइट, ठीक है। ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड होता है या सिंगल बॉन्ड होता है, केमिस्ट्री मुझे नहीं आती इतनी, बट ठीक है। ये ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव चार्जेस, हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव, करेक्ट। तो बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें ध्यान से देखो मॉलिक्यूल्स पे चार्जेस सेपरेटेड है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। वेरएज अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लूँ या बेसिकली हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल लूँ HH, तो यहाँ पे चार्जेस का सेपरेशन नहीं है, ये आयनिक बॉन्ड है। तो यहाँ पे पोलैरिटी है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ऑफ कोर्स आयनिक बॉन्ड है तो पॉजिटिव नेगेटिव है, बट ये दोनों सेपरेशन नहीं है इनके बीच में। सो अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल को देखूँ ना, तो पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल का कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सेपरेटेड, पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड अ पोलर मॉलिक्यूल। और मैं नॉन पोलर अगर देखूं तो नॉन पोलर का जो मॉलिक्यूल होता है वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोज होते हैं,
सॉरी एटम्स बहुत ही क्लोज होते हैं। तो देखो होगा क्या, होगा ये कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ और यहाँ भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पे फोर्स लगाती है ना। तो चार्जेस पे कैसा फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, नेगेटिव पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो ऐसा क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल्स में, या ऐसा क्या होता है मॉलिक्यूल्स जो पोलर है उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा ना तो ये मॉलिक्यूल्स सेपरेट ईजिली हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इसका जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा दिखने लगता है कि मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे ब्रेक अपार्ट होने लगते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अलग होने लगता है, लाइक दिस। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सो ऑन। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को सेपरेट कर रही है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना तो पोलराइजेशन दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब ये चार्जेस सेपरेट नहीं होते हैं, तो पोलराइजेशन बहुत वीक है। वेयरएज यहाँ पे पोलराइजेशन स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल स्टेट है ना, वो फाइनल स्टेट कुछ ऐसा दिखने लगता है कि सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर आ गए हैं। ठीक है, हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं रखा ध्यान में, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव को इधर भेजेगी ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तुमको आइडिया समझ में आ रहा है ना क्या बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से शिफ्ट होते हैं एक डायरेक्शन में, तो सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस यहाँ आ जाएंगे। ये हो गया तुम्हारा पोलराइजेशन। तो पोलर मॉलिक्यूल्स का एक स्पेशलिटी ये है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन होता है, ठीक है, और यहाँ वीक पोलराइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ वीक पोलराइजेशन होता है और यहाँ स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन होता है। तो इसीलिए हम लोग जो अपने सब्सटेंसेस में यूज़ करेंगे या कैपेसिटर्स में यूज़ करेंगे वो ये वाले डाइइलेक्ट्रिक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको पोलराइजेशन चाहिए। तो इसलिए पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स का ज़्यादा यूज़ होने वाला है। देख लेते हैं थोड़ा पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में और कुछ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको समझ में आ रहा है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा बात करते हैं, फिर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे आते हैं वापस से। देखो, जैसे इसी पोलर डाइइलेक्ट्रिक को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ मेरा ये पोलर सब्सटेंस है। देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि मैंने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बी ई नॉट, जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई की है। अब कुछ ऐसा होता है कि अंदर ये मॉलिक्यूल्स, सॉरी, अंदर ये जो चार्जेस हैं ये सेपरेट हो गए हैं, मतलब इधर पॉजिटिव अलग से आ गया है और इधर नेगेटिव अलग से आ गया है, करेक्ट। तो होगा क्या, होगा ये कि अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है, दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये चार्जेस भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ना। तो अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है। तो अब जो अंदर रिजल्टेंट फील्ड बचेगी ना, ई नेट, वो इन दोनों का डिफरेंस बचेगी। तो अगर ये मेरा ई नेट बच रहा है अंदर, तो ई नेट इज गोइंग टू बी बेसिकली ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, और ये वेक्टर सम से आ जाएगा ई नेट का डायरेक्शन। क्यों ई नेट का डायरेक्शन वेक्टर सम से आ जाएगा, क्योंकि दोनों फील्ड्स ऑपोजिट है ना, ये वाली इधर जा रही है, ये वाली इधर, तो डायरेक्टली तुमको वेक्टोरिकली सब्ट्रैक्ट करोगे तो ई नेट की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ई नेट की वैल्यू मिलती है। एंड कोई सब्सटेंस है जिसका डाई इलेक्ट्रिक ये पोलैरिटी है, तो पोलैरिटी को मेजर करने का एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट ये होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड E naught is applied to a polar dielectric field inside the dielectric decreases by a factor of k। मतलब अगर ये जो नेट फील्ड मैं निकालूं तो ये नेट फील्ड अंदर जाके k टाइम्स डिक्रीज हो चुकी है, जहाँ पे k क्या होता है, ये k होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। मतलब ये जो भी तुमने मटेरियल यूज़ किया है उसका प्रॉपर्टी है कि कितना डाई इलेक्ट्रिक्स इसके पास है या कितना डाई इलेक्ट्रिक एबिलिटी इसके पास है। तो ये क्या कर रहा है मालूम है
कोई भी सब्सटेंस तुमको दिया हो और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो तो तुमको ठीक से समझ में आ जाएगा कि उस पे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाएगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाएगी। ये बात याद रखना, ये बार बार यूज़ होने वाला है। तो जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर, सब्सटेंस के अंदर फील्ड के टाइम्स कम हो जाती है। ये समझ में आया, फील्ड के टाइम्स कम हो जाती है, ठीक है। तो वो डाइलेक्ट्रिक का स्पेशलिटी है। मतलब डाइलेक्ट्रिक हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक हम लोग यूज़ करेंगे फील्ड को वीक करने के लिए अंदर। कहाँ अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक लगाने जा रहे हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। अब इसके बाद वही पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक रिजल्ट तुम याद रख लेना कि फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। मतलब किसी सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 5 है तो अंदर फील्ड 5 टाइम्स कम हो जाएगा, 10 है तो अंदर फील्ड 10 टाइम्स कम हो जाएगा, 100 है तो फील्ड अंदर 100 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको इतना समझ में आया होगा। ये सारा कुछ नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो मैं साइड हो गया हूँ। आई होप सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग ये मटेरियल्स का कैटेगरी सबको समझ में आया ना, कौन सा मटेरियल का बात करने वाले हैं हम लोग बात करने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक्स का। और डाई इलेक्ट्रिक्स में भी स्पेसिफिकली कौन सा, पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स यूज़ करेंगे और उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर फिल करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। बेसिकली हमको कैपेसिटी के बारे में चेक करना है कि कैपेसिटी कितनी हो जाती है वगैरह वगैरह। जैसे मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक। एक सेकेंड रुको। ओके, सो कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक में अपने को पहले ये समझना है, जैसे ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देखो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है। अब इसमें डाई इलेक्ट्रिक लगाने का ज़रूरत ही क्या है, ज़रा देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने बीच में कुछ भी नहीं रखा, जैसे फॉर एग्जांपल बीच में एयर या वैक्यूम है, ये बेसिक एक कैपेसिटर विदाउट डाई इलेक्ट्रिक है। तो यहाँ जो बीच में मीडियम है वो एयर मीडियम है ना। अब एयर मीडियम है तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों प्लेट्स देखो अपोजिटली चार्ज हैं। तो ये तो किसी ने सोचा नहीं, प्लेट्स ऑपोजिटली चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्शन करते हैं ना। मतलब ये दोनों प्लेट्स आपस में अट्रैक्ट करेंगी एंड दे विल स्टिक टुगेदर। तो कैपेसिटर होल्ड ही नहीं कर पाएगा ना, मतलब कैपेसिटर स्टेबल ही नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कैपेसिटर कहाँ से आएगी, जब तक कुछ रहे ना इसको दोनों तरफ से होल्ड करने के लिए। ये प्लेट्स तो आपस में अट्रैक्ट करके चिपक जाएंगी ना, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बचेगा कैसे। तो डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने का ये पहला रीज़न है कि स्टेबिलिटी ऑफ कैपेसिटर अपने को चाहिए। एयर फील्ड जो कैपेसिटर होता है ना वो स्टेबल नहीं होता है, वो रुकेगा ही नहीं, वो जाके चिपक जाएगा। तो इसीलिए बीच में डाई इलेक्ट्रिक डालना कंपलसरी है एक्चुअली। तो पहले एयर हम लोग ने क्यों पढ़ा, एयर हम लोग ने इसलिए पढ़ा कि एयर का तुमको सारा कुछ कैलकुलेशन पता होगा तो तुम डाई इलेक्ट्रिक वाला कैलकुलेशन ईजिली कर लोगे, ठीक है। बाकी और कोई रीज़न नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में भी एयर कैपेसिटर ही ज़्यादा है, उसका ही एनर्जी स्टोर पूछा है तुमको, उसका ही डेरिवेशन पूछा है। डाई इलेक्ट्रिक छोटा सा पार्ट है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। बस हम लोग देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक लगाने पे कैपेसिटी का वैल्यू क्या हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर्स अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक्स इसमें सीरीज़ पैरेलल में लगाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये 2-3 चीज़ें देखनी है बस। तो जैसे मैं कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक लगाता हूँ, अभी मैं कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करता हूँ जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है के, और ये डाई इलेक्ट्रिक मैं पूरा का पूरा मटेरियल के अंदर फिल करता हूँ। मतलब इसको ऐसे समझो कि ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने इन दोनों प्लेट्स के अंदर कंप्लीटली फिल किया है। तो ये ऐसे नहीं होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में पूरा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, उसके ऊपर इंसुलेटेड कोटिंग करके हम लोग प्लेट्स चिपका देते हैं। सो दैट्स बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कैपेसिटर फुल्ली फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक ले रहे हैं। यहाँ डाई इलेक्ट्रिक फुल्ली फिल्ड है, ये अंदर डाई इलेक्ट्रिक है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। यहाँ मैंने फिलिंग कर दिया। अब अपने को मालूम है ये कौन सा डाई इलेक्ट्रिक है, ये पोलर डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है। सो दिस इज पोलर डाई इलेक्ट्रिक। अभी पोलर डाई इलेक्ट्रिक लगाने पे होगा क्या, देखो पोलर डाई इलेक्ट्रिक लगाने पे होगा ये कि ये जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स की वजह से, प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है।
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर चार्जेस को सेपरेट करती है, राइट। तो कैसे सेपरेट करेगी, पॉजिटिव को अपनी तरफ लेके जाएगी, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और यहाँ नेगेटिव चार्जेस आएंगे, राइट। इन चार्जेस का जो इंडक्शन हुआ है इसको मैं बोल देता हूँ, सपोज ये इनिशियल चार्ज Q था, ये Q माइनस Q प्लस Q, अंदर चार्ज QI इंड्यूस हो गया है, ठीक है। ये इंड्यूस चार्ज का बात कर रहा हूँ मैं। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हुई है, वो है ये वाली EI, याद है, इसका ही बात किया था हमने ना अभी पहले। तो हमको इस सिस्टम का ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद डाई इलेक्ट्रिक, इसका कैपेसिटी अपने को निकालना है, ठीक है। सो कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर completely filled with a dielectric of thickness D and dielectric constant K, ठीक है। K कांस्टेंट का एक डाई इलेक्ट्रिक हम लोग ने अंदर फिल कर दिया, जो पूरे इस सरफेस के अंदर फिल हो गया है, जिसका थिकनेस है D और प्लेट्स का एरिया A है, तो इसका भी एरिया A ही होगा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का। अंदर चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, तो अगर बाहर वाले का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो अंदर वाले का चार्ज डेंसिटी में सिग्मा I ले सकता हूँ, विच इज़ इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। उस पर थोड़े टाइम में हम लोग बात करेंगे, बट फिलहाल समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा। सो सिंस अपने को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट और विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, जो बचती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होती है, वो होती है E0 माइनस EI, करेक्ट। ये अभी हम लोग ने लिखा था। और हमको मालूम है ये जो नेट वैल्यू आती है ये K टाइम से डिक्रीज हो जाती है डाई इलेक्ट्रिक में जाके। सो देयर और ऑल्सो E नेट इज E0 अपॉन K विच इज़ E0 माइनस EI। मतलब बेसिक आइडिया ये चल रहा है कि कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक फिल किया तो कैपेसिटर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो गई है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ K, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करके क्या फाइंड करेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, डेल्टा V। सो देयरफॉर पोटेंशियल, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हो, क्योंकि कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस ना। सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी, क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये फाइनल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगी, इसको मैं लिख देता हूँ E नेट इंटू डी ना। पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है ना, E इंटू डिस्टेंस। ये लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर में भी यूज़ किया था, तो वहाँ जाके देख लेना, या तुमको फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन तो पता ही होगा ना। E नेट कितना आ रहा है, E नेट आ रहा है E0 बाई K इंटू डी। ज़रा ध्यान से देखो, E0 इंटू डी जो है ये ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस था, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस भी K टाइम्स कम हो गया है ना। दिस वॉज नथिंग बट ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस E0 D, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, बट अभी फील्ड K टाइम्स कम हो गई है। सो देयरफॉर पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ K फैक्टर से पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो अब फाइनली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देयरफॉर नेट कैपेसिटेंस और न्यू कैपेसिटेंस विल बी, क्या हो जाएगा न्यू कैपेसिटेंस, C इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Q अपॉन डेल्टा V, करेक्ट। अभी Q तो पता नहीं है, Q को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में, फिलहाल के लिए ऐसे ही रखो। Q अपॉन नेट डेल्टा V कितना मिला है, डेल्टा V मिला है E0 D अपॉन K, करेक्ट, ठीक है। ये K ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q इंटू K अपॉन E0 इंटू डी। यहाँ तक समझ में आया है सबको,
ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर C इक्वल्स टू, अब E नॉट सब्स्टिट्यूट करने का टाइम आ गया है। E नॉट ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो तुम में से किसको किसको याद है कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट? याद है ये चीज़ या नहीं? हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी ना, वो आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ जो बाहर वाली है E नॉट, तो E नॉट ही है ना फॉर्मूला में, तो हम E नॉट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस विल बी Q इंटू के अपॉन E नॉट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब सिग्मा सब्स्टिट्यूट करने का टाइम आ गया। अपने को मालूम है ऑल्सो सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इज Q बाई A, करेक्ट? सब्स्टिट्यूट करो। सो देयरफॉर C इज इक्वल टू Q इंटू के अपॉन सिग्मा की जगह Q अपॉन A, एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर आ जाएगा इंटू डी। Q से Q कट गया, A भी ऊपर चला जाएगा, अपने को मिलता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू के। ये आई कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी में कुछ रिलेशन दिखाई पड़ रहा हो अगर तुमको, इसको मैं न्यू कैपेसिटी बोल दूं, लेट इट बी C डैश, ठीक है? इसको मैं नया कैपेसिटी बोल देता हूँ C डैश। हम लोग डैश यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा नोटेशन क्लियरिफाइड रहेगा। डैश यूज़ करने का पर्पस क्या है? डैश यूज़ करने का पर्पस है ये नया का पोटेंशियल डिफरेंस है, डाइलेक्ट्रिक के बाद वाला, ठीक है? डाइलेक्ट्रिक के बाद वाला पोटेंशियल डिफरेंस, डाइलेक्ट्रिक के बाद वाला कैपेसिटेंस। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ज़रा ध्यान से देखो। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी था, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक था ना कैपेसिटेंस। तुमको याद है कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या आता था? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी ना, जब बीच में कुछ भी नहीं था मटेरियल। तो अब हमने K का मटेरियल डाला या K डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल डाला, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू K टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू हो गया। सो देयरफॉर कैपेसिटी और कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। देखो दो चीज़ें डिक्रीज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, बट कैपेसिटेंस क्या हो गया? इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ K। मतलब डाइलेक्ट्रिक यूज़ करने का एक फ़ायदा ये हुआ कि कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ गई। मतलब K 100 है तो कैपेसिटी 100 टाइम्स बढ़ गई, 1000 है तो 1000 टाइम्स बढ़ गई। जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का तुम डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इंसर्ट करोगे, उतने टाइम्स तुम्हारी कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज बढ़ जा रही है। तो कैपेसिटी तो बढ़ाना एम था ना हमारा स्टार्टिंग से, कि कितना अच्छा कैपेसिटर बना सके। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है? तो ये पॉज करके नोट डाउन कर लो सब लोग कि डाइलेक्ट्रिक लगाने पे कैपेसिटी का वैल्यू कैसे मिलता है और कितना मिलता है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो रिजल्टेंट कैपेसिटी होती है आफ्टर डाइलेक्ट्रिक C डैश इज़ K टाइम्स C, ठीक है? मतलब K टाइम्स से कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करोगे, चाहे कैसा भी हो, वो K टाइम्स उसकी कैपेसिटी बढ़ा देगा। और ये सब कब ट्रू है? ये सब ध्यान देना तब ट्रू है जब डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस D है, मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड प्लेट कैपेसिटर, या दिस इज कैपेसिटर विथ कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है? डाइलेक्ट्रिक कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब पूरे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक फिल किया हमने। अभी एक केस देखेंगे, कैसा केस है पार्शियली फिल्ड का भी। तो पार्शियली फिल्ड वाले केस में भी हम लोग देखेंगे। आई होप सबको क्लियरली विजिबल होगा सब कुछ। पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे का कंटिन्यू करते हैं। ओके, सबने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो थोड़ा इसके बारे में और बातें करते हैं। क्या बातें करेंगे, देखते हैं क्या बातें करनी है। कुछ जो चीज़ें पता है ना, यही यूज़ करके थोड़ा एक कंक्लूजन निकालेंगे और कंक्लूजन के बेसिस पे समझेंगे कि अलग अलग मटेरियल्स के केस में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ से हमको कुछ कंक्लूजन्स मिले थे, वो कुछ ऐसे कंक्लूजन्स थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर जाने के बाद होती थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाती थी E0 माइनस EI। इज़ दैट करेक्ट? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ज़रा ध्यान से देखो, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी E0, वो थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज़ दैट क्लियर? ठीक है।
अगर इंड्यूस चार्ज क्यू आई है तो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा आई ले सकता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का बात कर रहा हूँ मैं, तो ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा आई ले लेता हूँ, तो ई इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, ये भी तो पैरेलल प्लेट जैसी फील्ड ही होगी ना, तो ये हो जाएगी सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आया सबको? जैसे पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि चार्जेस इंड्यूस्ड पैरेलल प्लेट के पैरेलल में ही तो हुए हैं ना, तो ये पॉजिटिव की वजह से फील्ड इधर, ये नेगेटिव की वजह से फील्ड इधर, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही आई, इसकी वैल्यू सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो, ये है ई नॉट बाई के इक्वल्स टू ई नॉट की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस इसकी वैल्यू है सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। चलो ई नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ई नॉट है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, यहाँ है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हर जगह से कैंसिल, हमको क्या मिल रहा है देखो, हमको चाहिए ये सिग्मा आई। सिग्मा आई कैसे मिलेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो सिग्मा आई विल बी इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के। इज दैट क्लियर? ये सबको समझ में आया स्टेप? आई होप समझ में आया होगा। देखो ना, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया हर जगह से, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है या डिनोमिनेटर है सब जगह सेम। एप्सिलॉन नॉट बाई के को इधर लेके गए और एप्सिलॉन नॉट आई सिग्मा अपॉन के को इधर लेके गए और सिग्मा आई को इधर लेके आए, तो ये हो गया अपना फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ से सिग्मा आई की वैल्यू देखो क्या मिल रही है, देयरफॉर सिग्मा आई, सिग्मा कॉमन ले लो तो हमको मिलता है 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, समझो इस बात को, जब तक के मोर देन 1 है तब तक सिग्मा आई जो वैल्यू मिली है ना, इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू सिग्मा। मतलब अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, ये पूरी की पूरी 0 हो जाए, तो ये 1 हो जाएगा पूरा ब्रैकेट, ये 1 हुआ तो सिग्मा आई सिग्मा के इक्वल। बट इन एनी अदर केस इफ दिस वैल्यू इज फाइनाइट, फाइनाइट मतलब कुछ भी वैल्यू है तो 1 में से कुछ तो सब्ट्रैक्शन होता ही रहेगा ना, तो 1 में से जब भी सब्ट्रैक्शन होता रहेगा तो वैल्यू 1 से छोटी आती रहेगी, और जब तक 1 से छोटी आती रहेगी सिग्मा आई सिग्मा से छोटा होता रहेगा। ये कॉमन सिंपल मैथ्स है, एकदम सिंपल मैथ्स है, तुमको समझ में आया होगा, आई होप सबको समझ में आया होगा। देखो, जब तक ये 1 बाई के का कुछ भी फाइनाइट वैल्यू रहेगा तब तक 1 में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट होता रहेगा ना, और जब तक सब्ट्रैक्ट होता रहेगा ये ब्रैकेट 1 से छोटा रहेगा, और जब तक 1 से छोटा रहेगा तब तक सिग्मा की वैल्यू सिग्मा आई से छोटी सिग्मा आई की वैल्यू सिग्मा से छोटी होती रहेगी। ओनली इन वन केस व्हेन 1 बाई के इज 0, तब ये पूरा ब्रैकेट 1 हो जाएगा और सिग्मा आई की वैल्यू सिग्मा हो जाएगी। ठीक है, तो वो केस डिस्कस करते हैं व्हेन सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा। ये कब होगा और ये किस केस में होगा ज़रा देखो, ये उस केस में होगा व्हेन सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा, के की वैल्यू होनी चाहिए इन्फिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो, के की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तभी तो ये चीज़ पॉसिबल है ना, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी जब 0 होगा तो ये ब्रैकेट 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा मतलब क्या, मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है वो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो गई है। सिग्मा आई इज सिग्मा ना, मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है ना किसके के लिए है मालूम है क्या, ये मेटल्स के लिए है एक्चुअल में, कंडक्टर्स के लिए। इसीलिए कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये याद है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। द रीज़न इज़ दिस, जैसे ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने अप्लाई की, अंदर एक कंडक्टर है मटेरियल, और इस कंडक्टर में इतना इंडक्शन हो रहा है चार्जेस का, इंड्यूस चार्जेस इतने हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना रहे हैं, अगर बाहर वाली ई नॉट है अंदर वाली ई आई है, तो ई आई इज सेम एज ई नॉट। मतलब जितना भी तुम बाहर से फील्ड लगाओगे उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट फील्ड मेटल्स अपने अंदर प्रोड्यूस कर देते हैं। इट्स लाइक कि तुम उनको बाहर से एक्सटर्नल फील्ड दिए जा रहे हो और उतना ही अंदर से वो इंटरनली ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो दोनों फील्ड्स वेक्टोरिकली कैंसिल आउट करके नेट फील्ड अंदर 0 प्रोड्यूस कर देती हैं। ये मेटल्स का स्पेशलिटी है। तो मेटल्स में तुम जितने भी, अरे ये चीज़ तो हमको भी पता है ना, जैसे कोई एक मेटल सरफेस लिया और इसके अगल बगल में कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट लाया, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लाया, तो ये मेटल पे यहाँ नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। ये मेटल का स्पेशलिटी होता है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन जो हम लोग ने देखा था।
तो किसी भी मेटल को बाय इंडक्शन इतना इजीली चार्ज किया जा सकता है कि उसके बगल में सिर्फ एक चार्ज बॉडी लाओ, वो खुद से चार्जेस इंड्यूस कर लेगा। और ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का करेगा क्या? लेके बैठेगा? नहीं, इंड्यूस कर देता है, सरफेस पे भेज देता है। तो क्यों सरफेस पे आ जाते हैं? ये सारे पॉजिटिव इन नेगेटिव्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, तो ये सरफेस पे आ जाते हैं। तो देखो ना, ये बाहर से तुमने सिग्मा चार्ज दिया और अंदर से सिग्मा आई इंड्यूस हो गया। तो तुम जितना भी बाहर से चार्ज अप्लाई करते जाओगे, अंदर उतना ही चार्ज इंड्यूस होता जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करता हुआ चलेगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, एंड दिस इज़ फॉर मेटल्स। ठीक है, ये मेटल्स के लिए ट्रू होता है। तो मेटल्स के लिए हमेशा ये चीज़ याद रखना। अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक लगाया है, इसका कुछ एडवांटेजेस है वो देख लेते हैं, फिर ये डाई इलेक्ट्रिक का हम लोग कॉम्बिनेशन भी देख लेंगे। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, देखो क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज तो यही कि इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द कैपेसिटर। ओके, सेकंड, इट इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस। है ना, कितना टाइम्स इंक्रीज करता है? जो फाइनल कैपेसिटी आती है वो k टाइम्स इनिशियल कैपेसिटी हो जाती है, तो k टाइम्स ही कैपेसिटी बढ़ा देता है। तो ये एक एडवांटेज है। लास्ट एक एडवांटेज बता दूं, जो इतना सिलेबस में नहीं है, बस तुमको जानकारी के लिए बता देता हूं कि इट प्रिवेंट्स द ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम। मीडियम का ब्रेक डाउन प्रिवेंट करता है। वो क्या होता है? जैसे ये मेरे पास एम्प्टी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें बीच में एयर है, तो ये फील्ड अगर मैं देखूं, ये पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, तो ये इनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ई नॉट, ये अगर स्ट्रांग हो जाए, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए फील्ड, तो अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, उनका भी ये ब्रेक डाउन करवा सकती है। मतलब यहाँ चार्जेस स्प्लिट हो सकते हैं एयर मॉलिक्यूल में, तो मीडियम का ब्रेक डाउन हो जाएगा, और मीडियम का ब्रेक डाउन हुआ, सो दैट वोंट बी अ गुड थिंग फॉर द कैपेसिटर। क्यों अच्छी चीज़ नहीं है वो बाद में समझ में आएगा, बट फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि इट प्रिवेंट्स द ब्रेक डाउन ऑफ द मीडियम। ये पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स देख लेते हैं, फिर ये थियरी खत्म हो जाएगा। ओके, सो आई होप सबने नोट डाउन कर लिया। एक लास्ट चीज़ ऐड कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये एक छोटा सा डिटेल ऐड कर देना। तुमको समझ में तो आ ही गया होगा, ये बार बार मैंने बोला भी है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब हम लोग करने जा रहे हैं कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, अगर डाई इलेक्ट्रिक मैंने पार्शियली फिल किया तो कैपेसिटी में क्या वैल्यू आती है, या कैपेसिटी की वैल्यू कैसी हो जाती है, ज़रा देखो। Let's see, capacitor with partially filled dielectric. ठीक है, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक अगर है मेरे पास, तो क्या होता है कैपेसिटर की कैपेसिटी को? जैसे ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इनमें मैंने पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है, मतलब सपोज मैंने इतने ही पार्ट में डाइलेक्ट्रिक फिल किया और ये पार्ट छोड़ दिया है, इतना पार्ट छोड़ दिया है। ठीक है, तो इतने पार्ट में एयर है और यहाँ डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। लेट्स कंसिडर ये डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है T। टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा? D हो जाएगा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? बचा हुआ हो जाएगा D माइनस T। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, हमको मालूम है अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K हो जाती है, ये तो सबको पता है, अभी हम लोग ने कर लिया है। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K किस डायरेक्शन में होगी? इसी डायरेक्शन में होगी। और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, बाहर मतलब ये जो एम्प्टी पार्ट है, एम्प्टी पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो E नॉट ही होगी क्योंकि यहाँ कोई डाई इलेक्ट्रिक नहीं है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एयर या वैक्यूम के लिए होता है वो 1 होता है।
तो यहाँ फील्ड एक्चुअल में ई नॉट बाई 1 है विच इज़ ई नॉट, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, ठीक है। तो ई नॉट इधर फील्ड है और ई नॉट बाई के इधर फील्ड है। नेट फील्ड अगर मैं निकालूँ तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स इसका एरिया ए है, चार्ज कंसिडर कर लो क्यू है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है वगैरह वगैरह, ठीक है, सब कुछ तुमको मालूम है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ये फील्ड जी, कितनी है ये फील्ड है ई नॉट, या एक काम करते हैं अब हम लोग बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड ना निकाल के डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ और क्यू बाई वी करके कैपेसिटेंस। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालें तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इतने पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इतने पार्ट का। तो इतने पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई नॉट टाइम्स कितने डिस्टेंस में है वो डी माइनस टी में है, प्लस इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड यहाँ पे है ई नॉट बाई के, और कितने डिस्टेंस में वो फील्ड टी थिकनेस में है ना, या टी डिस्टेंस में है, राइट। ये डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है ना टी, ठीक है। यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही है, देखो कुछ कॉमन हो रहा है, ई नॉट कॉमन हो रहा है, ई नॉट कॉमन हुआ तो तुमको मिलेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, करेक्ट। ई नॉट सब्स्टिट्यूट करो, ई नॉट हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। यहाँ तक सब लोग समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ये माइक का वायर भी, ठीक है, चलो सिग्मा को सब्स्टिट्यूट करो, सिग्मा होता है क्यू बाई ए, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर सी इज इक्वल टू, और जैसे भी सिंस सी इज इक्वल टू, सी होता है क्यू बाई डेल्टा वी, सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा क्यू अपॉन डेल्टा वी की जगह क्यू इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये पूरा सब्स्टिट्यूट किया, क्यू से क्यू कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, तो ये हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आ गया नेट कैपेसिटेंस when the plates are partially filled with a dielectric of thickness T and dielectric constant K. So this is the capacitance when the capacitor is partially filled with a material or basically with a dielectric of constant K and thickness, कितना है थिकनेस T, ठीक है। T थिकनेस का और K कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक मैंने इंसर्ट किया बीच में, तो कैपेसिटी की वैल्यू ये आ जाती है। तो अगर मैं जैसे ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें मैं n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऐसे n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे लगा दूं और सबका थिकनेस अलग अलग है, T1 T2 T3 ऐसे करके मैं इस पूरे कैपेसिटर को फिल कर दूं। सो बेसिकली व्हेन वी ऐड n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ऐसे ये एक ये दो, ठीक है। आई होप यू गेट द आइडिया। ऐसे करके मैं n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स लगा देता हूँ, एक का कांस्टेंट K1 K2 K3 K4 एंड सो ऑन, ठीक है। कितने हो गए मेरे पास, बहुत सारे हैं, जैसे ये T1 T2 T3 अप टू जितने भी हैं Tn तक हैं, सारे का थिकनेस हो गया, और ये टोटल थिकनेस है D, ठीक है। अब तुम एक चीज़ सोचो, ये D माइनस टी में इसके यहाँ पे आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन, माइनस T है ना। T मतलब क्या, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो मैं सारे डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस ऐड करूंगा तो एक्चुअल में मुझे ये D ही मिल जाएगा ना, मतलब ये D माइनस टी वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि D माइनस टोटल थिकनेस वापस से D आ जाएगा और ये D माइनस D ये पार्ट जीरो हो जाएगा, और अपने पास बचेगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। सो देयरफॉर नेट कैपेसिटी हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूँ, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 अप टू Tn बाई Kn. This is the capacity of the capacitor when there are
n dielectrics of constant K1, K2, K3 up to Kn and thicknesses T1, T2 up to Tn are inserted between the plates. अब ये सब कैसा सिचुएशन था? ये सब सिचुएशन था डाइइलेक्ट्रिक्स इन सीरीज का। ध्यान से देखो ना, सीरीज में ही तो कनेक्ट किया ना ये सारे डाइइलेक्ट्रिक्स को। तो इस सेम सिचुएशन को, इस सेम प्रॉब्लम को तुम सीरीज कैपेसिटर का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब इसका जो कैपेसिटी है इतने पार्ट का वो निकाल लो और इतने पार्ट का कैपेसिटी निकाल लो और दोनों के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो तो भी तुम ये चीज़ डिराइव कर सकते हो कि नेट कैपेसिटी ये आती है। नो बिग डील, ठीक है। तो तुम सब लोग वैसे भी ट्राई करना, अगर तुमसे नहीं होता है तो मुझे बताना, मैं ट्राई करके तुमको एक वीडियो बना के दे दूंगा। बट आई होप यू गेट द आइडिया। इसका कैपेसिटी क्या आएगा? इसका कैपेसिटी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, क्योंकि ये तो एयर वाला कैपेसिटर है ना। इसकी कैपेसिटी क्या आ जाएगी? इसकी कैपेसिटी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी इंटू के, क्योंकि के डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया ना तो के टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ये फॉर्मूला यूज़ करना और वहाँ से c निकालना तो तुमको ये वैल्यू वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर मैंने सीरीज में लगाए तो ये फाइनल रिजल्ट आता है। सो दिस इज कैपेसिटी और कैपेसिटेंस व्हेन n नंबर of dielectrics of constants K1, K2, Kn and thickness T1, T2 up to Tn are inserted in series, ठीक है। सीरीज़ में अगर इंसर्ट किया है इतने सारे डाइइलेक्ट्रिक्स को तो ये फाइनल फार्मूला आता है कैपेसिटी का, विच इज़ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 अप टू Tn अपॉन Kn। यहाँ ध्यान देना, हर एक डाइइलेक्ट्रिक का एरिया प्लेट के एरिया के इक्वल है। अगर ये प्लेट्स का एरिया A है तो हर एक डाइइलेक्ट्रिक का एरिया भी A है, एक्सेप्ट उसका थिकनेस अलग अलग है। सबका थिकनेस अलग अलग है बट एरिया सबका सेम है। सबका एरिया A है इसलिए A सब में कॉमन है, बट थिकनेस सबका अलग है तो T1 अपॉन K1 वगैरह वगैरह, ठीक है। ये पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम लोग लास्ट एक पैरेलल में देख लेते हैं। ये सीरीज़ हो गया, ठीक है। अब हम लोग पैरेलल देख लेते हैं। हो गया, ठीक है। सो फाइनली अब हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं। अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक सिलेबस का लास्ट टॉपिक है ये, कैपेसिटर्स में पैरेलली फिल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स। देखो क्या हो जाएगा, डाइइलेक्ट्रिक्स इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट करना है, मतलब जैसे ये मेरे पास, ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें मैं डाइइलेक्ट्रिक्स लगाता हूँ बट इस बार पैरेलल में लगा रहा हूँ। मतलब ये डाइइलेक्ट्रिक्स का थिकनेस सेम होगा, बस एरिया आधा आधा हो जाएगा। मतलब मैंने दो डाइइलेक्ट्रिक्स लगाए, K1, K2। यहाँ पे गैप है, मत बोलो गैप नहीं है वो एक्चुअल में, बस तुमको सेपरेशन दिखाने के लिए थोड़ा गैप छोड़ा है। बट लो इसको मैं और फिल कर देता हूँ। तो हम लोग ने दो डाइइलेक्ट्रिक्स लगाए हैं जिसमें एक का कांस्टेंट है K1, दूसरे का है K2। दोनों की थिकनेस सेम है। थिकनेस कितनी है दोनों की? दोनों की थिकनेस D है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फाइन। और क्या, हाँ, एरिया दोनों का आधा आधा हो गया है। ये एरिया हो गया है A/2, ये एरिया हो गया है A/2। तो ऐसे मेरे पास n नंबर ऑफ आ जाएंगे तो देख लेंगे हम लोग एरिया को क्या करना है, बट फिलहाल दो के लिए करते हैं। तो पहले फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस निकालो, C1। C1 क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D इंटू K1, करेक्ट। ये तो होता है ना कैपेसिटी विद डाइइलेक्ट्रिक, एप्सिलॉन नॉट A/D, बट एरिया A/2 है तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D इंटू K1। C2 क्या हो जाएगा? C2 ऐसे ही हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D इंटू K2। बस इतना ही चेंजेस आएगा, सिंपल। तो नेट कैपेसिटी क्या होती है पैरेलल में? ऐड होती है ना कैपेसिटी,
सो C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा C1 प्लस C2। सब्स्टिट्यूट करो, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D K1 प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D K2। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D हो गया कॉमन, क्या बचता है K1 प्लस K2। दिस इज फॉर कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अगर पैरेलल में डाइलेक्ट्रिक्स इन पैरेलल, अगर पैरेलल में डाइलेक्ट्रिक्स लगाए तो ये रिजल्टेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है K1 प्लस K2। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। तो ये दो डाइलेक्ट्रिक्स के लिए था। सो फॉर n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन पैरेलल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ज़रा देखो, फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 की जगह आ जाएगा n d इंटू K1 प्लस K2 अप टू Kn। बस ये एक चेंजेस आएंगे। और ये एक चीज़ याद रखना, जो भी डाइलेक्ट्रिक्स तुमने फिल किए हैं ना, डाइलेक्ट्रिक्स इन पैरेलल हैविंग सेम एरिया, एरिया सेम एरिया, सबका सेम एरिया होगा, तभी n टाइम से एक का एरिया डिवाइड होगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। सेम एरिया होगा तभी ये फॉर्मूला लगाना, मतलब अलग अलग एरिया के डाइलेक्ट्रिक्स लगाए, जैसे A/3, A/2, A/1 ऐसे ऐसे लगाया, तो वो सब केसेस में ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये फार्मूला तभी तक एप्लीकेबल है जब या तो 3 तुम A/3 के 3 लगा दो, तो यहाँ पे A/3 आ जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 आ जाएगा, या फिर A/4 के 4 लगा दो। मतलब एरिया सेम होंगे तो ही तुम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो टू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। ठीक है, सो आई होप सबको ये समझ में आया होगा। यहाँ अपना पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का थियरी होता है कंप्लीटेड या कंप्लीट। ठीक है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का थियरी कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थियरी कंप्लीट होता है एचएससी बोर्ड वालों के लिए। सीबीएसई के लिए तुम्हारा सेकंड चैप्टर का थियरी खत्म हो गया है, एचएससी के लिए तुम्हारे 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थियरी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसके बाद के लेक्चर्स में अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके बाद के लेक्चर में मैं एचएससी के सारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करूँगा, फिर सीबीएसई के सारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के। ठीक है, सो आई होप सबको सब कुछ समझ में आया है आज के लेक्चर से। जो भी कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो, पूरे सीरीज़ को ठीक से देखो। कोई अगर सीरीज़ में डाउट है, कोई भी थियरी पार्ट में कोई कैसा भी डाउट है तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, उस पर्टिकुलर वीडियो के मैं तुरंत ही सॉल्व करूँगा, या हो सके तो वीडियो भी बनाऊँगा। सो आई होप सबको जो भी किया आज समझ में आया है। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।